रावलपिंडी पाकिस्तान का वो शहर है जिसे ताकत का मरकज समझा जाता है। अलेक्जेंडर से लेकर महमूद गजनवी, अमीर तैमूर से लेकर मुगलों तक सभी ने इस इलाके का रुख किया। इस शहर की बुनियाद किसने रखी? टेक्सला और पोठोहार से कैसे इसकी तारीख जुड़ी रही? सिख और अंग्रेज दौर में रावलपिंडी की तामीर कैसे हुई? इस शहर से जुड़े बहुत से लेजेंड हैं। इस शहर की मुकम्मल कहानी जानिए इस वीडियो में। रावलपिंडी पाकिस्तान का चौथा बड़ा शहर है और यहाँ पाकिस्तान की फौज का जनरल हेडक्वार्टर है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुर्बत और पंजाब की सियासत में अहम किरदार होने की वजह से एक अहम शहर माना जाता है। लगता है कि इस शहर में कुछ तो बात है कि ये ताकत का मरकज है। ताकत यहाँ खिंची चली आती है। देखा जाए तो बरे सगीर में आने वाले बड़े हमलावरों का यहाँ आना जरूर हुआ, चाहे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, महमूद गजनवी था, अमीर तैमूर था, या फिर उसके बाद आने वाला मुगल सल्तनत का बानी बाबर, सिख, या फिर उनके बाद आने वाले अंग्रेज। सभी यहाँ आए और इसकी तारीख का हिस्सा बन गए। इस शहर की तारीख क्या है? पुरानी तहजीबों के यहाँ बड़े बड़े शहर उजड़ गए, लेकिन ये शहर कैसे सरवाइव कर गया? और सबसे अहम बात कि इस शहर का नाम कैसे पड़ा और असल में इस शहर का नाम किसके नाम पर है, ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रावलपिंडी की कदीम तारीख असल में दरियाए सवां की तारीख से जुड़ी है। पुराने वक्तों में शहर दरियाओं के किनारे ही हुआ करते थे। इन्हीं दरियाओं के किनारे छोटी छोटी बस्तियां भी बनती चली गई। दरियाए सवां की तारीख तो लाखों साल पुरानी है और ख्याल यह है कि यहाँ 25 लाख यानी 2.5 मिलियन सालों से लोग आबाद हैं। मुहक्किक और राइटर सजाद अजहर ने रावलपिंडी की तारीख पर एक शानदार किताब लिखी। अगर आप इस इलाके की तारीख के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं तो ये किताब पढ़ने वाली। उनका एक आर्टिकल में कहना है कि दरियाए सवां 55,000 साल पहले भी यहाँ बह रहा था, जिसमें आइसबर्ग के टुकड़े तैरा करते थे। 40,000 साल पहले आने वाले एक जलजले से दरियाए झेलम बना और उससे पहले दरियाए झेलम नहीं था, बल्कि हिमालय का पानी दरियाए सवां में ही गिरता था। रावलपिंडी शहर के करीब दरियाए सवां के किनारे चौंतरा और रवात से स्टोन एज के औजार भी मिले हैं, जिन्हें इस्लामाबाद के अजायब घर में महफूज किया गया है। एक सवाल आम जरूर है कि इस शहर का नाम कैसे पड़ा। इस हवाले से मुख्तलिफ रवायात हैं जिन्हें हर कोई अपनी अपनी नजर से देखता है। एक आम तासुर यह है कि रावलपिंडी दो अल्फाज का कॉम्बिनेशन है। पिंडी दरअसल पिंड की बिगड़ी हुई शक्ल है, जबकि रावल एक हिंदू था और उसने करीबी झील के किनारे एक गांव आबाद किया जिससे रावल का नाम दिया गया। एक और ख्याल यह है कि रावलपिंडी का बानी भापा या बप्पा रावल था, जो कि मेवाड़ राजस्थान का एक राजा था और उसने गोहिला राजपूत डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी। ये एक राजपूत हिंदू बादशाह था जिसने हिंदुस्तान पर हमला करने वाले गैर मुल्की हमलावरों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। उसने हर 100 मील के फासले पर चेक पोस्टें बनाई ताकि इन बैरूनी हमलावरों की आमद से खबरदार रहा जा सके। सजाद अजहर का कहना है कि एक ऐसी ही चौकी उसने उस जगह पर बनाई जहां आज GHQ है। इस बप्पा रावल की निस्बत से आज इस शहर को रावलपिंडी कहा जाता है। इस नाम या लफ्ज पिंड के हवाले से एक और रिवायत भी है कि ये महाभारत से जुड़ा है और कौरवों और पांडवों की जिस लड़ाई का अहवाल उसमें बताया गया है, पिंडी की निस्बत असल में उन पांडवों के नाम से है। सजाद अजहर का कहना है कि एक और रिवायत यह है कि रावल नाम यहाँ आने वाले मुसलमान जोगियों का भी था, जिनकी वजह से इस इलाके को रावल कहना शुरू किया गया। इस शहर के नाम के हवाले से एक और रिवायत भी है कि रावलपिंडी के मौजूदा शहर का फाउंडर एक गखड़ सरदार झंडा खान था। रावल गांव मौजूदा रावल डैम की जगह पर आबाद था। 1493 में गखड़ सरदार झंडा खान को जब यह इलाका मिला तो उसकी जागीर रावल गांव से लेकर पिंडी तक फैली हुई थी, इसलिए इसकी जागीर के इन दोनों इलाकों को मिलाकर रावलपिंडी कहना शुरू कर दिया गया। इसके नाम की कहानियां एक और वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर रावलपिंडी की तारीख को देखना है तो मौजूदा शहर से पहले इसे टेक्सला और फिर पोठोहार की तारीख के लेंस से देखना होगा। तारीखी तौर पर देखा जाए तो मार्गला के आसपास के इलाके हमेशा से ही बड़ी तहजीबों का मरकज रहे और रावलपिंडी का शहर इन सब से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। यहाँ टेक्सला जैसा शहर सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर है, जो कभी बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन का मरकज था। जब ये बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रही थी तो कैसे हो सकता था कि ये इलाके आबाद ना होते। इसलिए यहाँ भी उस दौर के रिमेन्स मौजूद हैं। रवात में मांकियाला स्तूपा एक पूरे कॉम्प्लेक्स की शक्ल में मौजूद है। दूसरी तरफ मार्गला हिल्स में हिंदुओं का मुकद्दस इलाका सैदपुर
सदियों से आबाद चला आ रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान यहाँ आए थे। इस्लामाबाद और मार्किला की तारीख के हवाले से मैं एक डिटेल्ड वीडियो कर चुका हूँ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पीर बधाई से लेकर आर्य समाज मंदिर और टीपू रोड तक हिंदुओं के मंदिर, शमशान घाटें और समाधियां हुआ करती थी। मोहम्मद आरिफ राजा ने अपनी किताब तारीख रावलपिंडी व तहरीक पाकिस्तान में भी इस इलाके की तारीख का डिटेल के साथ जिक्र किया है। उन्होंने तो इन इलाकों का ताल्लुक इजिप्शियन और सुमेरियन सिविलाइजेशन से जोड़ा है। उनके ख्याल में 5500 साल कबल मसीह में मिस्री बादशाह मेनस के दौर में एक वक्त इस इलाके में आया था, जिसने वापस जाकर बताया कि यहाँ तो बड़े बड़े बुत, मंदिर, महल और तहखाने हैं। शेख अब्दुल लतीफ ने अपनी किताब तारीख पंजाब में लिखा है कि इजिप्ट के बादशाह ओसाइरस ने भी ईरान के रास्ते गंधारा पर हमला किया था और इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। कुछ और हिस्टोरियन का ख्याल है कि यहाँ सुमेरियंस, बेबीलोनियंस और ईरानी भी हमले करते रहे और ये इलाके उनके भी अंडर रहे। सजाद अजहर का कहना है कि मालूम तारीख में कदीम रावलपिंडी के इब्तदाई बाशिंदे ताशकंद से आने वाले सांपों के पुजारी नागहंसी या नागास थे, जिन्हें तक्षाका भी कहा जाता था। ये वो लोग थे जिन्होंने 600 BC में गरावड़ों या ड्राविडियंस को शिकस्त दी। भगवत गीता के मुताबिक रावलपिंडी का आज से 3000 साल पहले नाम सालबाहनपुर था, जो कि राजा शालबाहन के नाम से था। हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट जनरल कनिंगहैम का कहना है कि इस इलाके के सबसे पहले रहने वाले टकास थे, जो कि आर्यंस के बाद इस इलाके में 1420 BC के लगभग आए। उनका यह कहना है कि इंडस और झेलम के दरमियानी इलाके को सामा भी कहा जाता था। इसी कबीले से टेक्सिला का नाम भी निकला। टकास के हवाले से रावलपिंडी के गैजेटियर 1893-94 में लिखा है कि इनमें 600 BC तक बहुत से बुद्धिस्ट हो गए थे और जब अलेक्जेंडर यहाँ पर आया तो उस वक्त भी ये बुद्धिस्ट ही थे। 500 BC में ईरानी बादशाह दारियस ने यहाँ कब्जा कर लिया था। रावलपिंडी के गैजेटियर 1893-94 के मुताबिक जब अलेक्जेंडर यहाँ आया तो उस वक्त पोरस की हुकूमत दरिया झेलम से पार थी और नॉर्थ के इन इलाकों में अभी सारिज हुक्मरान थे। शाहनामा फरदौसी में लिखा है कि अलेक्जेंडर ने 331 BC में जब हिंदुस्तान पर हमला किया तो उस वक्त राजा अंभी टेक्सिला का हुक्मरान था और चौहान राजपूत उसके मातहत की हैसियत से रावलपिंडी के हुक्मरान थे, जिनका तख्त मौजूदा आर्य बाजार के करीब मोहल्ला आवड़ा था और उन दिनों रावलपिंडी को आवड़ा कहा जाता था। चौहानों से राजा गज उर्फ गंगाल, जो कि भट्टी था, उसने ये इलाके छीन लिए और मौजूदा रावलपिंडी में एक शहर बसाया जिसका नाम पहले गजनीपुर और फिर गजनीपुर हो गया, जो कि मौजूदा सदर के इलाके में था। कहते हैं यह कस्बा गजनीपुर या गजनीपुर रावलपिंडी कैंट की जगह पर हुआ करता था। फिर भट्टी राजपूतों से यह शहर राजा रसालू ने छीन लिया और मौजूदा टोपी रख के मकाम पर शहर आबाद किया, जिसे अलेक्जेंडर के बाद यहाँ हुकूमत करने वाले इंडो ग्रीक्स ने तबाह कर दिया। भट्टियों के एक सरदार राजा मंगल राव ने फिर भाटी के नाम से यहाँ शहर आबाद किया, जिसे व्हाइट हुन्स ने तबाह कर दिया। फिर यहाँ व्हाइट हुन्स के हमले शुरू हो गए, जो सेंट्रल एशिया से आने वाले हमलावर थे। व्हाइट हुन्स के हमले इस कदर शदीद थे कि उन्होंने टेक्सिला जैसी बड़ी तहजीब के नामो निशान भी मिटा दिए। ये बड़े शहर जब उजड़ गए तो फिर आबाद ना हो सके। आसपास के इलाकों पर भी असर पड़ा। व्हाइट हुन्स के हमलों के बाद आने वाली सदियों में ये तमाम इलाका हिंदू शाही या काबुल शाही डायनेस्टी के असर में आ गया। सजाद अजहर का कहना है कि 821 में एक भट्टी राजपूत राजा बाजम राव ने इस इलाके को फतह किया, जिसके बेटे का टाइटल रावल था और उसने ही रावल डैम के किनारे एक बस्ती आबाद की थी। इसके बाद से रावलपिंडी के इस इलाके की तारीख को पोठोहार के इलाके की तारीख से जोड़कर देखा जा सकता है। 10th सेंचुरी में ईरान और अफगानिस्तान में सुबक्तगीन के अंडर गजनी सल्तनत वजूद में आ चुकी थी। सुबक्तगीन के बाद उसका बेटा महमूद गजनवी तख्त पर बैठा और ऐसा लगता है कि रावलपिंडी के इस इलाके में गेम चेंजिंग इवेंट महमूद गजनवी और जयपाल की लड़ाई ही थी, जिसके बाद इन इलाकों की तारीख का धारा बदल गया। ये लड़ाई सन 1001 में हुई, जो कि छछ में लड़ी गई और इसमें राजपूत कन्फेडरेसी को शिकस्त हो गई। ये भी कहा जाता है कि सन 1003 से 1005 तक सुल्तान महमूद गजनवी ने मौजूदा सदर बाजार में जीपीओ से लेकर आर्मी स्टेडियम तक के इलाके में पड़ाव डाला था। सजाद अजहर के मुताबिक सुल्तान महमूद के हमले के वक्त सत्तुगन रावलपिंडी का हाकिम था। महमूद गजनवी ने रावलपिंडी को फतह करने के बाद इसे अकबरा आबाद का नाम दिया, लेकिन महमूद गजनवी के आने के साथ एक बड़ी तब्दीली इस इलाके में अब गखड़ों का आना था, जिसके बाद इस इलाके और गखड़ों की तारीख एक दूसरे के साथ जुड़ गई। रावलपिंडी के गैजेटियर 1893-94 के मुताबिक गखड़ मुसलमानों की आमद से लेकर सिखों के दौर तक यहाँ की प्रोमिनेंट पोजीशन में थे। ये झेलम और हजारा के इलाकों में भी आबाद थे और तख्ते दिल्ली से भी कमोबेश आजाद ही थे।
जनरल कनिंघहैम ने तो लिखा है कि ये इससे पहले भी यहाँ थे और जब अलेक्जेंडर यहाँ आया तो ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के राजे थे जो कि मरी और केहुटा के इलाके बनते हैं। लेकिन रावलपिंडी के गैजेटियर के मुताबिक गखड़ों के अपने अकाउंट्स का ये कहना है कि वो सुल्तान महमूद गजनवी के आने से पहले यहाँ नहीं थे और उसके साथ ही यहाँ आए थे, जिसके बाद ये इलाके इन्हें रूल करने के लिए दिए गए। उनका कहना है कि इनका ओरिजिन ईरानी था और ये सुल्तान कैद के डिसेंडेंट हैं जो कि कै गौहर या गौहर का बेटा था और ये अस्फहान में क्यान के रहने वाले थे। सुल्तान कैद के बारे में कहा जाता है कि उसने तिब्बत, बदख्शां और कश्मीर को भी फतह किया। उसके बाद आने वाले सुल्तान रुस्तम के खिलाफ एक बगावत के बाद उन्हें इस सल्तनत से हाथ धोना पड़े और सुल्तान रुस्तम खुद भी मारा गया। उसका एक बेटा काबिल शाह वहां से निकलकर नासरुद्दीन सुबक्तगीन के पास आ गया जो उस वक्त काबुल पर ही हुकूमत कर रहा था। काबिल शाह का बेटा गखड़ शाह था जिसने सुल्तान महमूद गजनवी का उसके हिंदुस्तान पर हमलों में साथ दिया था और उसके बाद से गखड़ यहाँ आबाद हुए। बहरहाल सुल्तान महमूद गजनवी के बाद ये इलाके मुसलमानों के पास आ गए और किसी न किसी सूरत में इनके पास ही रहे। इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी ने भी हमले किए, यहाँ अमीर तैमूर भी आया। इस इलाके का जिक्र इसके बाद जसरत खोकर के दौर में भी मिलता है जिसने राजा भीम को शिकस्त दी तो रावलपिंडी के ये इलाके उसके अंडर आ गए थे और वो यहाँ से ही जम्मू और लाहौर पर भी हमले करता रहा। इसके बाद 1493 में झंडा खान ने यहाँ मौजूदा शहर रावलपिंडी को आबाद किया। जब मुगल यहाँ पर आए तो उन्होंने भी इन इलाकों में गखड़ों की हुक्मरानी का जिक्र किया। जब बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो उस वक्त हाथी या हाथी खान इन इलाकों का हुक्मरान था जो कि फरवाला किला से इस इलाके को रूल करता था। बाबर ने तो उसके बाबरी में लिखा है कि उसने फौज के साथ फरवाला किले पर मार्च किया जो पहाड़ों में इन गखड़ों का कैपिटल था और सख्त रेजिस्टेंस के बाद इस पर कब्जा कर लिया। जब बाबर किले में एक दरवाजे से दाखिल हुआ तो हाथी खान इसी के दूसरे दरवाजे से वहां से निकल गया। मुगलों का दौर भी इन इलाकों में गखड़ों की राइज का दौर था। हाथी खान के बाद सारंग खान यहाँ का सरदार बना जो कि मुगलों का एलाई था। ये गखड़ इन इलाकों में शेरशाह सूरी से भी लड़ते रहे। हुमायूं के भाई शहजादा कामरान जिसे काबुल से निकाला गया था उसने भी पोठोहार के इन गखड़ों के पास पनाह ली। कामरान वैसे हुमायूं का मुखालिफ भी था। सारंग खान के बाद उसका भाई आदम खान सरदार बना तो उसने शहजादा कामरान को हुमायूं के हवाले कर दिया जिसने उसकी आंखें निकाल दी। हुमायूं फिर से बादशाह बना और गखड़ों को नवाजा गया और ये इलाके उनके पास ही रहे। अकबर के दौर में गखड़ों की अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से इन इलाकों को मुख्तलिफ सरदारों में बांट दिया गया। उस दौर में ये इलाके सिंध सागर दुआब का हिस्सा थे। रावलपिंडी के गैजेटियर 1893-94 में लिखा है कि रावलपिंडी का ये इलाका उस वक्त सैद खान को दिया गया जो कि सारंग खान का तीसरा बेटा था। मुगल बादशाह जहांगीर भी यहाँ आया और उसके जहांगीरी में उसने इसका जिक्र किया। कहा जाता है कि मोहल्ला नियारिया में मस्जिद गोलियां वाली भी जहांगीर के दौर में तामीर हुई थी। सुल्तान मुकर्रब खान को यहाँ का आखिरी गखड़ सरदार भी कहा जाता है। रावलपिंडी के गैजेटियर में लिखा है कि उस जमाने में गखड़ों ने अरूज देखा। उसने यूसुफ जई, अफगानों और खटक कबाइल को भी शिकस्त दी और गुजरात पर भी कब्जा कर लिया। उसने अहमद शाह अब्दाली का भी उसके हमलों में साथ दिया जो अपने जाने पर इन इलाकों का कंट्रोल उसे दे जाता। यूं इनकी हुक्मरानी चिनाब और इंडस के दरमियानी इलाकों पर कायम हो गई। लेकिन 1764 के बाद से अहमद शाह अब्दाली की डिजास्टर्स कैंपेन्स की वजह से उसके यहाँ पर एलाई भी वीक हो गए और सिख जत्थों ने अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी। 1765 में सिख सरदार गुज्जर सिंह भंगी ने लाहौर से एक फौज लेकर इस तरफ मार्च किया। मुकर्रब खान से उसकी लड़ाई गुजरात किले की दीवारों के बाहर हुई जिसमें मुकर्रब खान को शिकस्त हो गई। ये मुगलों के जवाल का ही दौर था जिसमें मशहूर बुजुर्ग शाह चंद चराग भी रावलपिंडी आए। उनका दौर 18th सेंचुरी का था जो कि मुगल बादशाह औरंगजेब या इसके बाद का जमाना बनता है। उनका असल नाम शाह जमान था और ये चकवाल में पैदा हुए थे। उनके मामू सैयद सखी शाह अनायत भी बड़े बुजुर्ग गुजरे थे जिन्होंने इन्हें रावलपिंडी जाने का कहा, जिसके बाद शाह चंद चराग रावलपिंडी आ गए और फिर यहीं इनका इंतकाल हुआ। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बरी इमाम सरकार के पीर भाई और हम असर बुजुर्ग थे। इनका मजार रावलपिंडी शहर में सराफा बाजार के नजदीक है जहाँ आज भी उनके अकीदतमंद अपनी मुरादें और मन्नतें मांगते हैं। अभी भी इनके उर्स पर एक बड़ा मेला लगता है। यहाँ होने वाली महफिल समा सदियों से रावलपिंडी की कल्चरल हिस्ट्री का हिस्सा है। रावलपिंडी के इलाके जब सिखों के पास आए तो यहाँ से इस शहर के एक नए दौर का आगाज होता है और फिर इसकी अपनी हैसियत भी उभरने लगी। सिखों के दौर में गुज्जर सिंह का हेडक्वार्टर तो गुजरात था। 1788 में उसके इंतकाल के बाद उसका बेटा साहिब सिंह सरदार बना जिससे 1810 में रंजीत सिंह ने ये इलाके ले लिए जो उस वक्त पंजाब का महाराजा बन चुका था।
रावलपिंडी के इलाके पर मुकर्रब खान के बाद एक सिख सरदार मिल्खा सिंह का कब्जा हुआ। ये लाहौर के करीब एक गांव थेपुर का रहने वाला था और उसने गुजरात और गुजरांवाला के इलाकों पर भी हमले किए। उस वक्त रावलपिंडी के ये इलाके कोई बहुत काबिले जिक्र नहीं थे, लेकिन इसने ही 1765 में अपना हेडक्वार्टर यहाँ बनाया और आसपास के इलाकों पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया। उसने इस शहर की मौजूदा जगह पर इमारतें बनाना शुरू कर दी। जब मिल्खा सिंह ने शहर आबाद किया तो इसका नाम रावलपिंडी बरकरार रखा गया। उसी जमाने में मिल्खा सिंह ने यहाँ किला बनाया। उसने भेरा, शाहपुर, चकवाल, म्यानी, पिंड दादन खान और जेहलम से ताजरों और हुनरमंदों को रावलपिंडी में लाकर बसाया। मिल्खा सिंह के आबाद किए हुए शहर के इर्द गिर्द सड़क भी थी, जिसे आज भी सर्कुलर रोड ही कहा जाता है, और बाकी चारों तरफ छोटी छोटी ढोकें या आबादियां थी। उसने हजारा तक अपनी सरहदें फैला दी थी। मिल्खा सिंह का इंतकाल 1804 में हुआ और रंजीत सिंह ने उसकी जागीर उसके बेटे जीवन सिंह को दी, लेकिन 1814 में उसकी वफात के बाद रंजीत सिंह ने तमाम जागीर खालसा सरकार के कब्जे में ले ली और यूं ये इलाके डायरेक्टली लाहौर दरबार के अंदर आ गए। 1819 में जब सिखों का कश्मीर पर कब्जा हुआ तो उसके बाद ये शहर कश्मीर के गेटवे के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। यहाँ इनकी प्रेजेंस बढ़ने लगी। अटक, जिसे अफगानों से मुसलसल खतरा रहता था, उसके साथ साथ रावलपिंडी की अहमियत भी बढ़ने लगी। 1849 में दूसरी एंग्लो सिख वॉर्स में गुजरात की लड़ाई में शिकस्त के बाद सिख जनरल शेर सिंह अटारीवाला ने 14 मार्च को रावलपिंडी में ही अपनी बची हुई फौज समेत ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने सरेंडर किया था। दोनों बाप बेटा चतर सिंह और शेर सिंह यहाँ रावलपिंडी में अंग्रेज मिलिट्री कैंप में आए और अपनी तलवारें जनरल गिलबर्ट के सामने रखकर सरेंडर कर दिया। अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा किया तो रावलपिंडी को जिला बनाया और इसमें रावलपिंडी, अटक, केहोटा, मरी, पिंडी गेब, गुजर खान और फतेह जंग की तहसीलें शामिल की गई। 1904 में ये जिला 2 हिस्सों में तकसीम करके अटक को अलग से जिला बना दिया गया। पंजाब पर अंग्रेजों के कब्जे के बाद 1851 में लॉर्ड डलहौजी ने रावलपिंडी को नदरन कमांड का हेडक्वार्टर बनाकर यहाँ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी छावनी की बुनियाद रखी। जब फौजी हेडक्वार्टर यहाँ आया तो उसके बाद रेल का निजाम भी आया। 1879 में पिंडी तक रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ, जो कि 1 जनवरी 1886 को मुकम्मल हुआ। इस रेल के आने के बाद शहर की आबादी में भी तेजी से इजाफा हुआ। इस अरसे में कई सरकारी इमारत तामीर हुई और ये वो दौर था जब रावलपिंडी के इलाकों को मौजूदा शक्ल मिलना शुरू हुई। अंग्रेजों के दौर में रावलपिंडी में पहला चर्च गैरिजन चर्च बना, जो कि 1854 में बनाया गया। गॉर्डन कॉलेज को अमेरिकन मिशनरीज ने कायम किया। अंग्रेजों के दौर में 1880 में ही यहाँ मेसी गेट तामीर हुआ, जिसका नाम रावलपिंडी के पहले कमिश्नर चार्ल्स मेसी के नाम पर रखा गया। यहाँ जैन पब्लिक लाइब्रेरी भी थी, जो किसी पारसी बिजनेसमैन ने खोली थी। ब्रिटिश दौर में जब माल रोड बनी तो सब सिविल और मिलिट्री ऑफिसेज इसी सड़क के किनारे थे। इसके किनारे लगे दरख्तों की वजह से इसे ठंडी सड़क कहना शुरू कर दिया गया। पुराना किला वो इलाका था जो अंग्रेज दौर से पहले का था, जो अब अंदरून शहर बन गया और उसे किला पिंड रावल भी कहा जाता था। उस वक्त रावलपिंडी सदर का इलाका पूरे हिंदुस्तान में सबसे साफ सुथरा इलाका कहलाता था। अंग्रेजों के लिए रावलपिंडी की ये कमांड बहुत अहम थी। अफगानिस्तान के साथ वेस्टर्न फ्रंटियर को यहाँ से ही कंट्रोल किया जाता था। उस जमाने में 2 सुपर पावर्स रूस और बर्तानिया की ग्रेट गेम का बेस हेडक्वार्टर भी यही था। इसलिए रफ्ता रफ्ता रावलपिंडी की स्ट्रेटेजिक अहमियत बढ़ती चली गई। अंग्रेजों के दौर में होने वाली एंग्लो अफगान वॉर्स भी यहाँ से ही लड़ी गई। यही शहर था जहाँ अफगानिस्तान के एग्जाइल होने वाले बादशाहों ने भी पनाह ली। 19वीं सेंचुरी के शुरू में काबुल के डिपोज होने वाले बादशाह शाह शुजा और शाह जमान भी रावलपिंडी में ही रहते रहे और इनका घर कोतवाली में था, जहाँ अब थाना है। अंग्रेजों के दौर में कैंटोनमेंट से बाहर का रावलपिंडी कोई बहुत बड़ा नहीं था। रावलपिंडी में सिख, हिंदू और मुसलमान रहते थे। सिख और हिंदू यहाँ की इकोनॉमी को डोमिनेट करते थे। सुजान सिंह राय और उनकी फैमिली के जिक्र के बगैर रावलपिंडी की तारीख नामुकम्मल है। ये पिंडी के सरदारों का मशहूर खानदान था, जिनका घर किले के बाहर शाह चंद चराग में था। सरदार सुजान सिंह ने ही 2 लाख की डोनेशन से मेसी गेट बनवाया। बाग सरदारा भी सुजान सिंह ने बनवाया था। कुछ लोगों का ये कहना है कि सरदारा सुजान सिंह की बहन का नाम था, लेकिन एक ख्याल ये है कि क्योंकि ये सुजान सिंह की फैमिली ने बनवाया था, इसीलिए इसे सरदारों वाला बाग कहा जाने लगा। इसी बाग में 1902 में सुजान सिंह ने एक लाइब्रेरी कायम की, जिसकी निगरानी सुजान सिंह का कजन शाम सिंह करता था। पिंडी के हिंदुओं में आनंद, सहगल, सेठी और साहनी थे। पिंडी में मोहियाल ब्राह्मणों के भी बड़े बड़े घर थे। पिंडी के मुसलमान फाइनेंशियली को बहुत वेल ऑफ नहीं थे, लेकिन उनमें भी कुछ बड़े नाम थे। सदर में भोरे सेठ, जो कि बॉम्बे से आए थे, वो बड़े कारोबारी थे।
सेठ आदम जी भी उन्हीं में से थे जिन्होंने सियासत और कारोबार में बड़ा नाम कमाया। इसी तरह सदर के वजीराबादी शेख भी मशहूर थे। लालकुटी में भी मुसलमानों के कुछ खानदान थे। जब तकसीम हुई तो इस शहर ने बदतरीन फसादात देखे। ये भी कहा जाता है कि पंजाब में तकसीम के फसादात का आगाज ही मार्च 1947 में रावलपिंडी से हुआ। सिख लीडर मास्टर तारा सिंह का गांव हरनाल था, जो कि मंदरा चकवाल रोड पर रावलपिंडी का ही इलाका बनता है, और यहाँ फसादात में कत्ल होने वालों में मास्टर तारा सिंह की वालदा भी शामिल थी। बहरहाल इन फसादात की डिटेल फिर से पाकिस्तान बनने के बाद सिख और हिंदू यहाँ से चले गए। अंग्रेजों ने भी कैंट खाली कर दिया, लेकिन रावलपिंडी का शहर जो मकाम हासिल कर चुका था वो उससे वापस नहीं लिया जा सकता था। यहाँ मुहाजिरीन भी बड़ी तादाद में आए, यहाँ आबादी बढ़ती रही, माइग्रेशन होती रही। सनती लिहाज से भी ये शहर अहम हो गया, लेकिन दो फैसलों ने इस शहर को नए बनने वाले पाकिस्तान में बहुत अहम कर दिया। एक तो ये फैसला हुआ कि इसे फौज का जनरल हेडक्वार्टर बनाया जाएगा। इस फैसले ने इस शहर को पावर पॉलिटिक्स में मरकजी हैसियत दे दी। फिर जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने लगे तो यही शहर ताकत का मरकज बनता चला गया। फैसले या तो यहाँ पर होने लगे या फिर यहाँ से अप्रूव होकर जाते रहे। दूसरा फैसला 1960 की दहाई में इस्लामाबाद को कैपिटल बनाने का हुआ, जिससे इस शहर की अहमियत और भी बढ़ गई। जब इस्लामाबाद को दारुल हुकूमत बनाने का फैसला किया गया तो इस्लामाबाद की तामीर होने तक 6 साल रावलपिंडी पाकिस्तान का आर्जी दारुल हुकूमत रहा। पहले मंसूबे में तो रावलपिंडी का ये शहर भी कैपिटल टेरिटरी में शामिल था, लेकिन फिर इसे अलग कर दिया गया। इस्लामाबाद भी एक तरह से पिंडी वालों ने ही बसाया। सबसे पहले यहाँ कारोबार उन्होंने शुरू किए। अभी भी बहुत से लोग रहते पिंडी में हैं, लेकिन काम इस्लामाबाद में करते हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख से भी ये शहर जुड़ा रहा। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम को यहाँ लियाकत बाग में गोली मारकर कत्ल किया गया। पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो को भी उसी जगह के पास असैसिनेट किया गया। कश्मीर और गिलगित जाने के लिए यही शहर बेस बन गया और पाकिस्तान की नॉर्थ की सप्लाई लाइन यहाँ से शुरू होने लगी। इसलिए यहाँ के बाजार बढ़ते चले गए और कारोबार भी फैलते गए। राजा बाजार जैसे बाजार और बड़े हो गए। इस जगह आजाद कश्मीर के महाराजा पूंछ की न सिर्फ जायदाद थी बल्कि बड़े कारोबार भी थे। तकसीम से पहले भी जितनी तिजारत हुआ करती थी वो भी राजा बाजार से ही होती थी। यहाँ से सामान श्रीनगर और पूरे कश्मीर में जाया करता था। एक रवायत ये भी है कि यहाँ के बहुत से ताजिर राजपूत थे, जिसकी वजह से इसका नाम राजा बाजार पड़ा। नाला लई के जिक्र के बगैर इस शहर की तारीख अधूरी रहेगी। ये नाला शहर के बीचों बीच तकरीबन हर पुराने मोहल्ले से गुजरता है। कहने को तो ये एक नाला है, मगर बरसात में ये दरिया की सूरत में बहने लगता है और शहर की अक्सर आबादियां इससे जरूर मुतासिर होती हैं। रवायत के मुताबिक आज से 70-80 साल पहले तक ये साफ और शफाफ पानी की एक नदी थी, जिसका पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल होता था। अंग्रेज यहाँ से रेत से सोना निकालने का लाइसेंस देते थे। वो तमाम देहात जो अब रावलपिंडी शहर का हिस्सा हैं, इस नाले के पानी से अपनी जरूरियात पूरी करते थे। रावलपिंडी का शहर अब भी बढ़ रहा है। ताकत का मरकज अभी भी ये शहर है। बहुत कोशिश हुई, लेकिन इस शहर से ताकत कोई नहीं ले सका। आखिर कुछ तो है इस शहर में कि सदियों से यहाँ ताकत खिंची चली आती। अगर आपको रावलपिंडी के बारे में ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।